अस्सलाम वालेकुम। हम तारीख का ज़रा अब्लाग और तारीख इस सबक की हमने शुरुआत की थी। इसका हमने कुछ हिस्सा देख लिया था जिसमें हमने ये देखा था, आखिर का जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि बैरूनी इलाकों से लोग आया करते थे, मुसाफिर खाने में रुका करते थे और मुकामी लोगों से वो लोग बातचीत किया करते थे। अब जो भी बातें बाहर की हुआ करती थी उसको बहुत ही मसाले लगाकर वो लोगों के सामने पेश, यानी बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा आराई का वो काम किया करते थे। मुकामी लोग, क्योंकि वो बादशाह के या राजा के नुमाइंदे हुआ करते थे, जो भी बात बाहर की हुआ करती थी वो जाके राजा तक पहुंचाया जाता था। मतलब ये कि पैगाम रसानी इस तरीके से हुआ करती थी। अब हम आगे का पढ़ेंगे कि किस तरीके से अखबार की शुरुआत हुई। अभी तक जो कुछ तो सब ओरली हो रहा था, कहीं पे मनादी बजा करती थी, कहीं पे जो है खुद पे जो है वो छाप के उसको लिखा जाता था, इस तरीके से होता था। लेकिन सही मानों में और किस बेहतरीन जरिए इसका जो इस्तेमाल हुआ वो 1666 में हुआ। बच्चों, आप लोगों को पता है 1666 में इंग्लिस्तान में सबसे पहले अंग्रेजी अखबार छपा जिसका नाम था लंदन गैजेट। गैजेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम उर्दू में दस्तावेज कहते हैं। तो 1666 में इंग्लिस्तान में पहला अखबार लंदन गैजेट के नाम से छपा और यहीं से अखबार की दुनिया की शुरुआत हुई। इसके बाद भारत में कोलकाता में 29 जनवरी 1780 में एक अंग्रेजी अखबार छपा था जिसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, या फिर उसे बंगाल गैजेट के नाम से भी जाना जाता है। यह अखबार भारत में पहली बार अंग्रेजी में छापा गया था। उसके बाद भारत में दीगर जुबानों में, यानी अंग्रेजी जुबान में और भारत की जो इलाकाई जुबानें हुआ करती थी तो उसमें भी दीगर अखबार छपने की शुरुआत हुई। मतलब ये कि भारत में अखबारी दुनिया की बुनियाद जो थी वो जेम्स ऑगस्टस हुगी, जिसने कि बंगाल गैजेट की शुरुआत की थी। ये एक आयरिश शख्स थे। आयरिश मतलब आयरलैंड के रहने वाले। जहाँ पर इंग्लिस्तान है, अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे या इंग्लिस्तान को देखेंगे तो इंग्लिस्तान के पास में ही एक छोटा सा जजीरा है जो कि इंग्लिस्तान का ही हिस्सा है, आयरलैंड। तो ये जो जेम्स ऑगस्टस हुगी थे ये आयरलैंड के रहने वाले थे। जो आयरलैंड के रहने वाले हैं उनको आयरिश कहा जाता है। जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के तो उनको इंडियन कहा जाता है ना। तो वैसे ही स्वीडन के जो रहने वाले हैं उनको स्वीडिश कहा जाता है। वैसे ही जेम्स ऑगस्टस हुगी ये आयरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें आयरिश कहा गया। तो इन्होंने भारत में पहली बार अंग्रेजी जुबान में अखबार निकाला जिसका नाम था बंगाल गैजेट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इब्तदाई मराठी अखबार, यानी भारत में मराठी अखबार की शुरुआत किस तरह से हुई। पहला जो अखबार छपा था उसका नाम था दर्पण। यह अखबार 1832 में छपा था। इसके जो एडिटर थे, यानी जो मुदीर थे, जो सहाफी थे, उनका नाम था बाल शास्त्री। अब बाल शास्त्री की जो यौम पैदाइश है वो 6 जनवरी की है, इसीलिए महाराष्ट्र में 6 जनवरी के दिन यौम साफत या जर्नलिस्ट डे के नाम से मनाया जाता है, जिसको पत्रकार दिवस भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने मराठी अखबार की शुरुआत की थी, इसलिए महाराष्ट्र में 6 जनवरी का दिन यौम साफत के तौर पर मनाया जाता है। अब ये जो अखबार था, इस अखबार को अगर देखा जाए, हमने पढ़ लिया है कि अखबार क्या है, लिखाई में या तहरीरी तौर पर दस्तावेज। अखबार के जरिए तारीख का पता चलता है। पुराने अखबार मिलते हैं वो भी तारीख से हमें वाकिफ करवाते हैं, मतलब हमें बताते हैं कि पहले किस तरह के लोग हुआ करते थे, कैसा समाज हुआ करता था, किस तरह की मैशत हुआ करती थी। आज भी जो हमारे अखबार चल रहे हैं ये भी अखबार तारीख का ही हिस्सा है, मतलब तारीख को जानने का बेहतरीन जरिया। तो वैसे ही जब दर्पण अखबार छपा तो उस अखबार में समाजी, माशी, सियासी, तहजीबी तारीख का पता चलता है। मतलब अगर हम वो अखबार देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1832 के ज़माने में किस तरीके के समाज हुआ करता था, कैसे तहजीब हुआ करती थी, किस तरह की मैशत हुआ करती थी, हम तारीख के बारे में पता लगा सकते हैं। उस अखबार के सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि उस अखबार के अंदर कंपनी सरकार की कारकर्दगी भी बताई गई थी। कंपनी सरकार ने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? अंग्रेजों के साथ आई हुई एक कंपनी। अंग्रेज इंग्लिस्तान से आए थे, बरतानवी लोग जिन्होंने भारत में आकर हुकूमत की। अब ये जब भारत में आए थे 1600 में आए थे। इन्होंने यहाँ पर आने की जो वजह बताई थी, मतलब जो वर्ष से आए थे वो तिजारत के वर्ष से आए थे, मजहब भी उन्होंने फैलाया। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक भारत की जो सियासत थी वो बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई थी, मुंतशिर थी। कहीं पर मुगल थे, कहीं पर नवाब थे, कहीं पर मराठे थे, कहीं पर कोई निजाम की हुकूमत, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सूबाई हुक्मरान जो थे वो हुकूमत कर रहे थे। मतलब हर तरफ जो है सियासी अदम इस्तेकाम फैला हुआ था। अंग्रेजों ने उसी का फायदा उठाया और
भारत में हुकूमत शुरू की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कायम की गई अंग्रेजों की तरफ से। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अंग्रेज भारत तिजारत के गर्ज से आए थे, अपने मुल्क को दौलतमंद बनाने के लिए आए थे। तो मुल्क के अंदर यानी भारत में तिजारत की देखरेख करने के लिए, इंतजाम करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया था। मतलब कुछ लोगों की जमात जो पूरी तिजारत के ऊपर कंट्रोल करती थी। तो 3 इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कायम किया गया था। उसका जो भी हिसाब किताब था, उसकी एक फहरिस्त हुआ करती थी, वो फहरिस्त भी दर्पण अखबार में छपा करती थी। इसके अलावा उस जमाने में किस तरह की सफाई की कारकर्दगी हुआ करती होगी, कैसे तंजीमें बनाते होंगे। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन है ना, अलग अलग लेवल की, जिस जगह पर हम रहते हैं तो आबादी के हिसाब से हर जगह पर हमको अलग अलग तंजीमें नजर आती हैं जो कि मुकामी खुद इख्तियारी इदारे कहलाते हैं। तो वैसे ही उस जमाने में भी सफाई की कारकर्दगी के लिए जो भी तंजीमें हुआ करती होंगी, जो भी मुंतजिमीन हुआ करते होंगे, तो उसकी भी कारकर्दगी जो है वो दर्पण में बताई जाती थी। आपको मालूम है 26 जुलाई 1856 में एक एक्ट पास हुआ था। वो एक्ट जो था वो हिंदुओं की बेवा औरतों की रीमैरिज यानी उनकी दोबारा शादी, उसके लिए वो एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट को पास करने के लिए यानी उसकी जो तजवीज पेश की थी वो तो बेटा जब लॉर्ड डलहौजी भारत आए थे तो उसने इस तरह की तजवीज पेश की थी कि हिंदू लड़कियों की दोबारा शादी की जाए। ये जो जमाना था ये जमाना इस तरह का था कि हिंदू समाज में फरसुदा रसूमात थी। छोटी उम्र में बचपन में शादी हो जाया करती थी। जब तक लड़कियां सने बलूगत को पहुंचती थी तो अक्सर बेशतर ऐसा होता था क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो अलग अलग बीमारियों की वजह से या कुछ ना कुछ वजूहात की बिना पर उनके जो शोहर हुआ करते थे वो मर जाया करते थे। तो साथ में तो लड़कियां जो हुआ करती थी उनको पूरी जिंदगी इसी तरीके की बेवकी की जिंदगी गुजारनी होती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मतलब उन्होंने एक तजवीज पेश की थी और उस तजवीज को लॉर्ड कैनिंग के जरिए मंजूर किया गया था। तो दर्पण में इसके बारे में भी बताया गया था। उसके बाद ये तमाम बातें ऐसी थी। उसके बाद रूस का हमला, उस जमाने में रूस भारत के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा था। इंग्लिस्तान को डर था कि अगर रूस भारत पर हमला कर देगा तो वो इंग्लिस्तान का जवाल हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान और रूस दो ही ऐसे ताकतवर ममालिक थे। तो ये तमाम जितनी भी खबरें हुआ करती थी वो तमाम खबरें दर्पण अखबार में बताई जाती थी। लोग पढ़ते थे, देखते थे और पूरे हालात हाजिर से वो लोग मुताबिक हुआ करते थे। मतलब ये कि अखबार तमाम मालूमात का बेहतरीन जरिया हुआ करते थे और आज भी बेहतरीन जरिया है। उसी में दूसरा अखबार जो था वो था प्रभाकर, जो कि 24 अक्टूबर 1848 में शुरू हुआ। इसके जो मुदीर थे या एडिटर थे वो थे भाऊ महाजन। अब इस अखबार के अंदर इनकलाबी फ्रांस के बारे में बताया जाता था। इनकलाबी फ्रांस यानी फ्रांस की बगावत। आपको मालूम है इनकलाबी फ्रांस आया था जो कि 1789 से लेकर 1799 10 साल तक ये इनकलाब चला। फ्रांस के अंदर जो बादशाह था वो बहुत ही मुतलकुल अनाम था, यानी बहुत ही खुदगर्ज था। उसे सिर्फ अपने से ही उसे वाबस्तगी थी, खुद से, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ और अकारीब से और मजहबी पेशवा या अमीर तबके से। उसने समाज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। पहले जो 2 तबके थे उसमें उसके करीबी लोग हुआ करते थे और इस तरीके के लोग जो थे वो सिर्फ 4% थे और बाकी के 96% लोग जो थे वो फ्रांस की दीगर अवाम थी। ऐसी अवाम जिसमें ताजिर थे, जिसमें मौलिम थे, जिसमें वकील थे, जिसमें डॉक्टर थे, जिसमें बाकी की तमाम रियाया थी। तो ये तमाम के तमाम लोग जिनकी वजह से फ्रांस की शान और शौकत उरूज पर थी, उसी को बादशाह ने, उनके लिए कोई भी किसी तरह की कोई रियायत नहीं थी। हमें यह भी मालूम है कि समाज में जब भी अलग अलग तरीके के हालात पैदा हुए तो समाजी मुस्लिहीन ने और मुफक्किरीन ने अपने अपने ख्यालात और नजरियों के जरिए लोगों के दिलों में बेदारी पैदा की। वैसी ही बेदारी फ्रांस में भी पैदा हुई और फ्रांस में इनकलाब आया, अवाम ने बगावत की और उसी बगावत को इनकलाब फ्रांस कहा जाता है। तो प्रभाकर में इनकलाब फ्रांस के बारे में काफी हद तक मालूमात दी गई थी। उसके बाद लोकहितवादी के हुकूक। लोकहितवादी कौन है? गोपाल हरि देशमुख। क्योंकि इन्हें समाजी फलाह व बहबूदी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ये उसी तरीके के काम करते थे जो समाज की फलाह व बहबूदी के लिए हुआ करते थे बेटा, इसीलिए इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। तो इनके लोकहितवादी से ताल्लुक रखने वाले उसी नजरिए के कायल होने की वजह से इनके कुल मिलाकर 100 हुकूक थे जो कि प्रभाकर में बताए गए थे। हम ये पढ़ रहे हैं कि अखबार किस तरह से अलग अलग मालूमात देते थे और अलग अलग जमाने की कौन कौन सी खबरें जो थी वो अखबार में छपा करती थी। नंबर 3 पर है ज्ञानोदय, जो कि जून 1842 में इस अखबार को शुरू किया गया था। इस अखबार के जो बानी थे वो
मिशनरी ने इस अखबार की शुरुआत की थी। 1842 में एशिया का नक्शा और 1851 में यूरोप का नक्शा इस अखबार के अंदर छापा गया था। ये पहला ऐसा मराठी अखबार था जो कि तस्वीरें शाये करने का जिसे सहरा दिया गया था, मतलब सबसे पहले तस्वीरों को शाये करने के लिए ज्ञानोदय ही नंबर सरे फहरिस्त था। इस अखबार के अंदर टेलीग्राफ के बारे में अब उस अखबार के अंदर टेलीग्राफ के बारे में भी बताया गया। टेलीग्राफ यानी तार, हम जिसे तार कहते हैं, ये क्या एक ऐसी मशीन जो कि बिजली से चला करती थी, उससे खबरें पहुंचाई जाती थी, जो कि आनंद फानंद पहुंच जाती थी। तो उसकी भी शुरुआत या कैसे हुई उसकी भी खबर ज्ञानोदय ने दी थी। रेलवे लाइन 1853 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन भी यहाँ पर बिछाई, एक छोटी सी पटरी बिछाई गई थी जो कि मुंबई से लेकर थाने के दरमियान 34 किलोमीटर ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आज से तकरीबन 167 ईयर्स पहले, यानी कि 26 जुलाई 1853 में इस रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो उसका भी जिक्र जो है वो ज्ञानोदय में मिलता है। 1856 की बगावत, ये तमाम बातें, इन तमाम बातों की मालूमात ज्ञानोदय अखबार में छापी गई। मतलब अगर हम वो अखबार देखेंगे उस जमाने का तो हमें तमाम चीजों के बारे में पता चलेगा। हमने पढ़ लिया, ये उस जमाने में ये लोग मौजूद थे कि जो आज हम पढ़ रहे हैं तारीख का, नहीं, जो भी मौखिकीन थे, जो भी मौर्य थे, उन्होंने छानबीन करके तहकीक करने के बाद ये तमाम मालूमात हम तक पहुंचाई। आगे इंदु प्रकाश, ये जनवरी 1862 में अखबार इसकी शुरुआत हुई। इसके जो मुदीर थे, यानी जिसने क़यादत की थी, वो थे लोकहितवादी। लोकहितवादी को अभी हमने पढ़ लिया कि लोकहितवादी क्यों नाम दिया गया था। उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, क्योंकि वो सामाजिक फलाह व बहबूदी के काम किया करते थे, इसलिए उन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। इस अखबार के अंदर भी समाजी बेदारी का काम बताया गया है। अगर हम वो अखबार देखेंगे तो समाजी बेदारी के बारे में इस अखबार ने काफी हद तक काम किया है। बेवाओं की शादी के बारे में, इसके बारे में भी, बेवाओं की शादी की मालूमात भी इंदु प्रकाश में हमें मिलती है। अंग्रेजी, इसमें दो तरह के हिस्से थे, एक अंग्रेजी हिस्सा और एक मराठी हिस्सा। अंग्रेजी हिस्से के जो एडिटर थे वो जस्टिस रानडे थे और मराठी के एडिटर जनार्दन सखाराम गाडगिल थे। इस तरीके से कुछ अखबारों के बारे में यहाँ पे मैंने तुम्हें मुफस्सिल तौर पर मालूमात दी है। उसके अलावा दीनबंधु, मराठा, केसरी, ये भी अखबार थे। केसरी मराठा अखबार जो था ये लोकमान्य तिलक ने निकाला था। इन तमाम अखबारों के जरिए समाजी बेदारी का काम किया गया और लोगों को उस जमाने के हालात से बेदार किया गया, वाकिफ कराया गया और उसी अखबार का इस्तेमाल आज भी किया जाता है ताकि उस जमाने की तारीख की मालूमात हासिल हो सके। अब हमने अखबार के बारे में पढ़ लिया बेटा, इसके आगे का जो भी है नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।